हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा बोर के परमाणु मॉडल की कमियों के बारे में। क्या जो बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था उस परमाणु मॉडल के अंदर कौन कौन सी कमी रह गई, इसके बारे में मैं आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि परमाणु की संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए थे। पहले नंबर का जो साइंटिस्ट था वो कौन था? थॉमसन। तो हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा था और उसकी कमियां पढ़ी थी। फिर थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए कौन आया था? रदरफोर्ड आया था। रदरफोर्ड को हम लोगों ने पढ़ा था। फिर रदरफोर्ड की भी कुछ कमियां रह गई थी, तो रदरफोर्ड की कमियों को किसने दूर किया था? नील्स बोर ने दूर किया था। अब जब बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था तो बोर के परमाणु मॉडल में भी बहुत सारी कमियां रह गई थी। अब ये बोर के परमाणु मॉडल में कौन कौन सी कमियां हैं, इसके बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। देखो, अगर मैं तीनों साइंटिस्टों की बात करूं, थॉमसन की, रदरफोर्ड की और बोर की, तो इन तीनों के परमाणु मॉडल में जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल था वो किसका था बच्चों? बोर का था। लेकिन बोर के अंदर भी बहुत सारी कमियां निकल गई। अब वो कमियां कौन कौन सी निकली है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर मैंने एक एक कमी बोर के परमाणु मॉडल की लिख रखी है और मैं एक एक कमी को आप लोगों के सामने पूरी तरीका से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बोर के परमाणु मॉडल की पहली कमी को पढ़ते हैं। देखो, इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि बोर ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था ना बेटा, वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था। हाइड्रोजन एटम का मतलब ये हुआ कि जिनके पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वो हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है या हाइड्रोजन परमाणु जैसे और परमाणु या अणु हो सकते हैं जिनके पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यदि किसी के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो वहां पर बोर का परमाणु मॉडल काम नहीं करता। अर्थात जिन स्पीसीज के अंदर या जिन परमाणु के अंदर, जिन आयनों के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उनकी व्याख्या बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। पहली कमी को आप लोग देख लीजिए कि बोर का परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब समझे बच्चों आप लोग, जिनके पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वो हाइड्रोजन एटम जैसे और आयन हो सकते हैं जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो यहां पर बोर का परमाणु मॉडल इस पर अप्लाई किया जा सकता है और बोर का परमाणु मॉडल इसके स्पेक्ट्रम को समझा देता है, जिसका डिस्कशन हम कर भी चुके इससे पहले वाले लेक्चर में। देखो, उसके बाद आता है हीलियम प्लस। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लेकिन एक प्लस का मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस हीलियम प्लस के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस पर भी आप लोग बोर का परमाणु मॉडल अप्लाई कर सकते हो। मतलब बोर का परमाणु मॉडल इस हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम को भी समझा देता है। फिर बात आते हैं Li+2 मतलब लिथियम+2। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। तो यहां पर भी बोर का परमाणु मॉडल अप्लाई हो जाएगा। यहां पर ये बेरिलियम+3, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। प्लस के 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर निकाल दीजिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि Be+3 पर भी बोर का परमाणु मॉडल अप्लाई होता है, क्योंकि इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन यदि किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी एटम के अंदर, ठीक है ना, या किसी भी आयन के अंदर यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए, तो यदि उनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो वहां पर बोर का परमाणु मॉडल पूरी तरीका से फेल हो जाता है, क्योंकि बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को ही एक्सप्लेन कर पाता है। यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए किसी भी परमाणु या आयन में, तो वहां पर बोर का परमाणु मॉडल फेल हो जाता है और बोर उन परमाणुओं या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। तो सभी बच्चे इस पॉइंट को याद कर लेना, इस कमी को याद कर लेना। यदि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पुट करें तो आप लोग इन कमियों को लिख देना, ठीक है बच्चों। तो देखो कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की व्याख्या करता है, लेकिन यह सिद्धांत एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज की व्याख्या नहीं करता। मतलब किसी भी परमाणु में या आयन के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो बोर उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। तो ये उसकी पहली कमी हो गई और ये इसकी मेजर कमी है। मैं फिर बता देता हूं बेटा, ये बोर
का जो मॉडल आगे जाकर फेल होता है उसका मेन रीजन यही होता है, क्योंकि बोर की जो सबसे बड़ी कमी थी ना बेटा वो यही थी कि ये केवल एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ये एक्सप्लेन कर पाया, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। फिर भी जो सबसे सक्सेसफुल थ्योरी थी वो बोर ही थी बेटा, ये बात आप लोग विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि बोर ने परमाणु के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी जो आप लोग पढ़ ही चुके हो, ठीक है। अब हम बोर के परमाणु मॉडल की जो दूसरे नंबर की कमी है उस दूसरे नंबर की कमी को पढ़ते हैं। दूसरे नंबर की कमी के अंदर क्या है बेटा कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन। आप लोगों को पता है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि कौन कौन सी आप लोगों की लाइनें प्राप्त हुई थी, जैसे लाइमन, बामर, पाइसन, ब्रैकेट, फुंड। इन लाइनों को जब हम उच्च भेदन क्षमता वाले, ठीक है ना, उच्च भेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से करने पर ये रेखाएं अनेक निकटवर्ती रेखाओं के समूह के रूप में दिखाई देती है, और इसकी व्याख्या भी बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता। इस पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं बच्चों। देखो आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी लाइनें प्राप्त होती है। अब वो लाइनें कौन कौन सी प्राप्त हुई थी हम लोगों को, लाइमन, बामर, पाइसन, ब्रैकेट, फुंड, ये सभी लाइन हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हम लोगों को प्राप्त हुई थी। तो जब इन लाइनों को हम उच्च भेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप में ले जाते हैं तो ये जो लाइनें होती है ना बेटा ये बिल्कुल पास पास में आ जाती है, निकटवर्ती मतलब बिल्कुल पास पास में आ जाती है। अब ये लाइनें बिल्कुल पास पास में क्यों आ जाती हैं? लोगों ने जब बोर से ये सवाल किया तो बोर के पास में कोई भी जवाब नहीं था, तो लोगों ने इसकी ये भी कमी बना दी कि भाई जब ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं इनको उच्च भेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप में ले जाते हैं तो ये निकटवर्ती रेखाओं के समूह के रूप में दिखाई देती है, मतलब बिल्कुल पास पास में आ जाती है। अब ये बिल्कुल पास पास में क्यों आ जाती हैं, किस वजह से आ जाती है, और यदि आ भी गई तो इनका मतलब क्या हुआ? लोगों ने ये सवाल जब बोर से किया था तो बोर भाई साहब के पास में कोई भी जवाब नहीं था, तो लोगों ने ये भी बोर की एक कमी बना दी। आ गई ना बच्चों बात समझ में? तो ये बोर की पहले नंबर की कमी हो गई और ये बोर के दूसरे नंबर की कमी हो गई। अब बोर के और आगे आने वाली कमियों के बारे में मैं डिस्कशन करता हूं, तो इन दो कमियों को तो मिटा देता हूं और आगे आने वाली कमियों के बारे में डिस्कशन करता हूं। देखो बेटा ये आप लोगों की आगे और कमी हो गई, ये आप लोगों की तीसरे नंबर की कमी है, ये आप लोगों की चौथे नंबर की कमी है, ये आप लोगों के पांचवें नंबर की कमी है और ये आप लोगों के छठे नंबर की कमी है। अब मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा बोर के परमाणु मॉडल के तीसरे नंबर की कमी को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के चलना। देखो बेटा दो साइंटिस्ट थे, एक तो आप लोगों का कौन था, जीमान, जिसको जीमान प्रभाव के नाम से जानते हैं, और एक कौन था, स्टार्क, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्टार प्रभाव के नाम से। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव को समझा देता हूं, फिर हम लोग इस चीज को समझेंगे कि बोर का परमाणु मॉडल इसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखो बच्चों ये जीमान प्रभाव उसको बोलते हैं कि जीमान नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था कि चुंबकीय क्षेत्र में वो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को ले गया। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं को ले गया तो वो स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या है, विभाजित हो गई। अब ये जीमान प्रभाव कहलाता है। भाई जो जीमान नाम का साइंटिस्ट था उसने क्या किया था कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्पेक्ट्रमी रेखाओं को ले गया, तो वो स्पेक्ट्रमी रेखाएं ना बेटा वो क्या हो गई, विभाजित हो गई। तो ये जो प्रभाव है ना ये आप लोगों का जीमान प्रभाव है। तो इस जीमान प्रभाव को बोर का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो विभाजित हुई हैं वो स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्यों विभाजित हुई हैं, किस वजह से विभाजित हुई हैं, इस बात को बोर का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये बोर की कमी हो गई। और जो स्टार्क प्रभाव है तो स्टार्क प्रभाव को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि स्टार्क नाम का साइंटिस्ट था, उसने विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब स्पेक्ट्रमी रेखा को ले गया तो वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जाकर स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या हो गई, विभाजित हो गई। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार प्रभाव बोलते हैं। तो इस स्टार प्रभाव को भी बोर का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि भाई ये जो रेखाएं ना ये रेखाएं किस तरीका से विभाजित हो गई या क्यों विभाजित हो गई, क्या कारण की वजह से विभाजित हो गई,
इसको बोर का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये भी बोर की एक मेजर कमी हो गई। ठीक है ना, पढ़ के बता देता हूं। जीमान प्रभाव तथा स्टार प्रभाव की व्याख्या भी बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता। इस कमी को बच्चों याद रख लेना। जीमान प्रभाव मैंने किसको बोला है कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो रेखाएं विभाजित हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीमान प्रभाव। इसकी व्याख्या बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता। और स्टार प्रभाव के बारे में मैंने क्या बोला है कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को जब हम विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो वो रेखाएं विभाजित हो जाती हैं। इसको हम लोगों ने क्या बोला है, स्टार प्रभाव। और इसको भी बोर का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये बोर की क्या हो गई, तीसरे नंबर की कमी। चलो ठीक है, अब बोर के चौथे नंबर की कमी को पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। और जब परमाणु पास में आते हैं तो रासायनिक बंधों का निर्माण होता है और अणुओं का निर्माण होता है। तो ये परमाणुओं के द्वारा अणुओं का निर्माण किस तरीका से होता है, इस बात को भी बोर का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये भी लोगों ने बोर की कमी बना दी। तो चौथे नंबर की कमी यही है कि बोर का परमाणु मॉडल परमाणुओं के रासायनिक बंधों द्वारा किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। ठीक है ना, रासायनिक बंधों द्वारा अणु बनने की व्याख्या, मतलब अणु का निर्माण होता है। अब ये परमाणुओं के द्वारा जो अणु बनते हैं, ये क्यों बनते हैं, इसको भी बोर का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये भी बोर के परमाणु मॉडल की कमी हो गई। एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं कि बोर का परमाणु मॉडल परमाणु के रासायनिक बंधों द्वारा अणु बनने की व्याख्या नहीं करता। चलो ठीक है, ये चौथे नंबर की कमी है, याद रख लेना बच्चों। अब जो पांचवें नंबर की कमी है, उस पांचवें नंबर की कमी को देखो आप लोग। सबसे पहले तो पढ़ के बताता हूं कि बोर के परमाणु मॉडल द्वारा अणु की ज्यामिति की व्याख्या नहीं की जा सकती। देखो, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि हर एक अणु की आकृति होती है, मतलब ज्यामिति होती है। ठीक है ना, तो जो अणुओं की जो ज्यामिति होती है या अणुओं की जो आकृति होती है, इसको भी बोर का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये भी लोगों ने बोर की कमी बना दी। तो पढ़ के देख लीजिए कि बोर के परमाणु मॉडल द्वारा अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या नहीं कर सकते हम लोग। कि जो अणु होते हैं उनकी ज्यामिति या आकृति की व्याख्या बोर का परमाणु मॉडल के आधार पर नहीं की जा सकती। तो ये भी लोगों ने बोर की एक कमी बना दी। तो पांचवें नंबर की कमी को भी आप लोग याद रख लेना। चलो ठीक है, अब जो छठे नंबर की कमी है उसको देखो कि देखो, आप लोगों के सिलेबस के अंदर ये डे ब्रोगली भी दे रखा है और हाइजेनबर्ग भी दे रखा है। आगे आने वाले लेक्चरों में हम डिस्कशन किसका करेंगे, डे ब्रोगली का और हाइजेनबर्ग का। इन दोनों का आगे आने वाले लेक्चरों में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है। तो ये जो डे ब्रोगली तो हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है ना, इसकी व्याख्या भी हम बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर नहीं कर सकते। तो ये भी बोर की एक कमी हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये बोर के मॉडल की कितनी कमियां हो गई यहाँ पर, ये 6 कमियां हो गई। और बोर के परमाणु मॉडल की ये 6 कमी प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है ना, यदि एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को लिखिए, तो बेटा ये 6 के 6 कमियों को आप लोग लिख देना। ठीक है ना, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली कमी के अंदर तो आप लोगों को बताया ही है कि क्या कि बोर का परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को एक्सप्लेन करता है, लेकिन यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए तो उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता। उसके बाद स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन उच्च वेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से करते हैं। तो वो रेखाएं क्या होती है, निकटवर्ती रेखाओं के समूह के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। अब ये इकट्ठी क्यों हो जाती है, किस वजह से हो जाती है, और अगर हो भी गई तो इनका मतलब क्या हुआ, इसको भी बोर का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। ये उसकी दूसरी कमी हो गई। उसके बाद ये जीमान प्रभाव जो स्टार्क प्रभाव है, इसको भी बोर का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। चौथे के अंदर के बोर के परमाणु मॉडल द्वारा परमाणु के द्वारा जो अणुओं का निर्माण होता है, इसको भी बोर का परमाणु मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। पांचवे के अंदर क्या है कि जो आप लोगों के अणु होते हैं उनकी आकृति या उनकी ज्यामिति की व्याख्या भी बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता। और लास्ट में ये कि डे ब्रोगली तथा हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या भी बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता। इस तरीके से आउटलाइन याद रख लेना, आराम से बोर के परमाणु मॉडल की जो कमी है वो आप लोगों को याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, प्रत्येक बच्चे को 6 कमियां याद होनी चाहिए। ठीक है ना, और जिन जिन बच्चे को ये कमियां याद हो जाए वो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर हम लोगों को ये याद हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो आज का लेक्चर तो मैं यहीं तक रखता हूं, क्योंकि मेरे आज के लेक्चर का टारगेट यही था कि मुझे बोर के परमाणु मॉडल की कमियां करवानी थी आप लोगों को, जो मैंने करवा दी। अब बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को किस प्रकार लगा,
इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, ठीक है ना। और सभी बच्चों के लिए नोट्सों की बात मैं बता ही चुका हूं कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, ये जितने भी आप लोगों के नोट्स है ना बेटा, ये राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर पर जाना, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना और वहां पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।